नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड के हरिद्वार में भूमि घोटाले के मामले में तगड़ा एक्शन हुआ है। नगर निगम के भूमि घोटाले में हरिद्वार के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और निगम आयुक्त को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार की इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि यह पहला ऐसा मामला है जिसमें पद पर रहते हुए एक जिलाधिकारी, नगर निगम के आयुक्त और एसडीएम को एक साथ सस्पेंड किया गया है। दरअसल यह मामला हरिद्वार नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जमीन जिसकी कीमत 14 करोड़ की बताई जाती है, उसको 54 करोड़ में खरीदा गया। शिकायत के बाद इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद जांच कराई गई। मामले की जांच उत्तराखंड शासन में सचिव रणवीर चौहान ने की। चौहान ने खुद हरिद्वार जाकर इस मामले की पड़ताल की, 100 पेजों की रिपोर्ट शासन को सौंपी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से हम आपको बता रहे हैं। डीएम, एसडीएम समेत दर्जन भर अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। 2 आईएएस अधिकारी, 1 पीसीएस अधिकारी, अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही 2 अधिकारियों का सेवा विस्तार भी समाप्त कर दिया गया है। विजिलेंस विभाग जांच करेगा। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आम तौर पर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर गाज कम गिरती है, नहीं के बराबर गिरती है, लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार ने यह तगड़ा एक्शन लिया है। इस मामले के बारे में भी बताइए और मौजूदा स्थिति क्या है उसके बारे में। देखिए, मैं बात करूं उत्तराखंड सरकार की, तो पहले भी इस तरीके के कई बार हो चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा एक्शन इस बार ही हुआ जिसमें सीधा की सीधा 12 अधिकारियों को जो है निलंबित वो किया गया, तलब किया गया, सस्पेंड किया गया है। क्योंकि एक तो अधिकारी होते हैं चलता है, लेकिन इस समय सीधा 12 को, जिसमें 2 आईएएस हैं, 1 पीसीएस है, बड़े अधिकारियों को, डीएम तक को, जो प्रेजेंट में डीएम थे हरिद्वार के, उनको भी सस्पेंड किया गया है। और इस तरीके की नीति जो है इस समय पहली बार आई कि जो 12 अधिकारियों को एक ही साथ सस्पेंड किया गया है। ये बहुत बड़ा मामला है, और ये बहुत बड़ा मामला था जो कि 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में तब्दील किया गया है अधिकारियों द्वारा। इसमें कौन कौन शामिल हैं ये तो अभी जांच का विषय है, अभी तो जांच चलेगी, जांच देखी जाएगा। अभी तो सस्पेंड किया गया है, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है। कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, ये पूरे उसको खंगाल रहे हैं कि कहां कौन कौन इसमें शामिल था, कौन इसमें शामिल, किसकी क्या भूमिका थी, ये सारी जांच का विषय है। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो किया ये बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि धामी सरकार जिस तरीके से इस समय जो किया, हरिद्वार का जो मामला है, इसमें जो सब अधिकारियों की नींद उड़ रखी है, सभी को ये पता चल गया है कि कभी भी कुछ भी गाज गिर सकती है। ये न हो कि कहीं जो हल्के फुल्के में लिया जाता था, जिस तरीके से उसकी बात करूं, मैं हरिद्वार डीएम की बात करूं, तो काफी कहा जाता था कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार तरीके के आदमी हैं, लेकिन जब कल गाज गिरी तब पता लगा कि ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और अभी तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता लगेगा किसके हिस्से में क्या आया और किसने किस घोटाले में कितना घोटाला किया। धीरे धीरे परतें खुलेंगी, तब जाके सामने आएगा। सतीश, एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आमतौर पर यह सोचा समझा जाता था कि भाई शासन से ताल्लुक रखने वाले अधिकारी वो बहुत सेफ रहते हैं। सोचिए, इस एक मामला ऐसा उजागर हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कई मामले हों जिनके बारे में अभी संज्ञान नहीं लिया गया हो। ऐसे में अभी अधिकारियों के मन में क्या माहौल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला हो सकता है बहुत बड़ा मामला हो, इसमें कुछ और भी हो या कोई अन्य घोटाले भी हों। धीरे धीरे जब खुलती है अधिकारियों को, सभी का ये बेचैनी हो रही कि ये किस तरीके हुआ। आईपीएस और पीसीएस को जिस तरीके से सस्पेंड करना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब गाज गिरती है तो इस तरीके की गिरती है कि पता नहीं लगता है कि कब किस पे गिर जाए। तो यही हुआ हरिद्वार में। सबको ये था कि जो हो गया वो हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं, वो जमीन घोटाले में हफ्ते भर में रजिस्ट्री होना, क्योंकि हर कोई 40 दिन का समय होता है, जांच की जाती है कितनी की जमीन है, क्या जमीन है और कौन ले रहा है, किसकी है, रजिस्ट्री इसकी है कि नहीं है। ये 40 दिन का टाइम तो होता ही होता है। लेकिन इस
इसमें आनंद में 40 दिन में तो रजिस्ट्री दाखिल खारिज सब कुछ हो चुका था, 40 दिन के अंदर अंदर का 40 दिन के, जबकि ये होता है कि 40 दिन का एग्रीमेंट होता है कि भैया 40 दिन में पता करिए जमीन किसकी है, कितनी की है और किसके नाम पे है, फ्रॉड तो नहीं है कि क्योंकि भूमि लेना एक छोटी साधारण बात नहीं है। 54 करोड़ की भूमि लेना कोई आसान नहीं है। 54 करोड़ जो है एक आम व्यक्ति लेता है या कोई भी लेता है तो वो 100 बार सोचता है कि 54 करोड़ की जो जमीन है उसमें कोई कमियां तो नहीं है, क्या कमियां हैं क्या नहीं है, किस तरीके की ये जमीन है, किसके नाम पे है, ये 3 पीढ़ी तक लोग जाते हैं। लेकिन इसमें एक हफ्ते में 40 दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ रजिस्ट्री तक हो जाती है, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो देखिए उत्तराखंड के यह हालात है। हालांकि राजनेता प्लस अधिकारी दोनों का गठजोड़ भी बहुत सारे मामलों में सामने आता है, लेकिन ऐसे में भी इस एंगल से भी क्या इसकी जांच की जाएगी कि केवल अधिकारी ही दोषी हैं या इनके ऊपर किसी राजनेता बड़े नेता का भी हाथ है, ये अभी देखना दिलचस्प होगा। तो धामी सरकार का यह तगड़ा एक्शन और उसके बाद अब आगे इसके झटके अधिकारियों के बीच भी महसूस किए जा रहे हैं। डर का तो माहौल है ही। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाएंगे। जी हां, और खास बात यह है कि एलन मस्क के पिता एरोल मस्क आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। उनके स्वागत के लिए राम मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह तैयार है। आज अयोध्या में राम दरबार समेत 8 देवालय के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दूसरा दिन है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खास बात यह है कि कल सीएम योगी का जन्मदिन भी है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां कल अयोध्या सीएम योगी जाएंगे और एलन मस्क के पिता रामलला के दर्शन आज कर रहे हैं। एरोल मस्क के स्वागत के लिए राम मंदिर भी और उस ट्रस्ट जो है वह पूरी तरह से तैयार है। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, एक तो यह बात कि लगातार 3 दिन तक दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में, दूसरा यह कि एलन मस्क के पिता एरोल मस्क का आज आगमन, और तीसरा यह कि कल यूपी के सीएम का आगमन, वह भी उनके जन्मदिन के दिन। बहुत ही सुखद संयोग है यह। उस लिहाज से क्या कुछ वहाँ की तैयारियां हैं, कैसी फिजा है? बिल्कुल, देखिए कुणाल, 3 से 5 जून तक का जो ये समय है अयोध्या के लिए और रामनगरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रथम तल है मंदिर का, राम मंदिर का, उसमें जो मंदिर विराजमान है, उसमें जो मूर्तियां विराजमान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 3 तारीख से पूजा शुरू हुई थी और 5 तारीख को कल, यानी जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, उस दिन 5 तारीख को मुख्यमंत्री वहां पर अयोध्या में मौजूद रहेंगे और मंदिर की जो प्रथम तल पे जो मंदिर है उनकी प्राण प्रतिष्ठा में वो हिस्सा लेंगे। प्रथम तल की अगर बात करें कुणाल, तो राम दरबार बनाया गया है, जिसमें भगवान श्री राम माता सीता के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी हैं, हनुमान जी हैं, और तमाम पूरा राम दरबार जो होता है वहां पर है। इसके अलावा 7 अलग अलग मंदिर बनाए गए, जिसमें शबरी का मंदिर है, अहिल्या का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा का ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रहेंगे। इसके साथ ही साथ एक जो आपने बड़ी खबर कही कि एलन मस्क जो एक मशहूर बिजनेसमैन है, सबसे रिचेस्ट पर्सन भी है, उनके पिता एरोल मस्क इस समय कल आज अयोध्या में मौजूद होंगे। 12 बजे के करीब वो अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और आधे से घंटे के बीच उनका कुल कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें न सिर्फ वो राम मंदिर का दर्शन करेंगे बल्कि राम मंदिर के निर्माण कार्य का भी जायजा ले सकते हैं। जितने श्रद्धालु हैं आनंद, उनका आगमन क्या पहले की तरह जारी है? क्योंकि चंपत राय साहब का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने शायद ये कहा था कि बहुत खास वीवीआईपी लोग बाहर से ही या दूर से प्रणाम करें या उनसे हाथ जोड़कर विनती की गई थी और जो आम श्रद्धालु हैं वो आते रहें। तो इस बार दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में आपको वहाँ का दृश्य कैसा नजर आ रहा है? देखिए कुणाल, राम मंदिर ट्रस्ट ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसके अनुसार जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रथम तल पर जो मंदिर है उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, उससे आम जन को दूर रखा गया। उसमें सिर्फ जो 101 जो पंडित जो पूजा करा रहे हैं, इसके अलावा जो मुख्य लोग हैं जिनको बुलाया गया वो वहां पर मौजूद रहेंगे। अच्छा। जो गर्भगृह है जहाँ पर बाल रूप भगवान श्री राम विराजमान है, जो मंदिर पहले से खुला हुआ है, उसके दर्शन श्रद्धालु निर्विवाद रूप से कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो प्रथम तल है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और श्रद्धालुओं के लिए उसे अभी फिलहाल बंद रखा गया। और मंदिर की जो प्रोग्रेस है, जो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से आनंद, क्या कंप्लीट हो चुका है या अभी और भी काम बाकी है?
नहीं, देखिए कुणाल, अभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। प्रथम तल पर मंदिर के, जैसा मैंने बताया कि प्रथम तल पर जो मंदिर थे वो पूरे हो चुके हैं, उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक। लेकिन मंदिर के पूर्ण रूप से मंदिर को अगर हम कहा जाए कि पूर्ण रूप से मंदिर कब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। और यही कारण है कि धीरे धीरे एक एक करके सारे काम धीरे धीरे निपट रहे हैं। लेकिन ये जो बताया गया है ट्रस्ट की तरफ से कि शायद 2026-25 के अंत में या 26 की शुरुआत तक मंदिर का काम संपन्न हो ठीक। जाएगा। बहुत धन्यवाद आनंद आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और उस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र की लोकप्रिय लाडकी बहन योजना अब विवादों के घेरे में है। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना से अब तक 3 से 4 किश्तें मिल चुकी हैं, लेकिन अब तकरीबन 9 लाख महिलाओं को तकनीकी या पात्रता संबंधी कारणों से योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी योजना से बाहर किया गया है। जबकि 41 लाख से ज्यादा महिलाएं अभी भी कतार में हैं। इस बीच विपक्ष ने सरकार पर घोटाले और जल्दबाजी के आरोप लगाए हैं। तो यह बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां लाडकी बहन योजना, जो एक बहुत बड़ी योजना थी जिसने बीजेपी की जीत को सुनिश्चित किया था विधानसभा चुनावों में, वही योजना अब विवादों के घेरे में भी नजर आ रही है। पहला कारण तो यह कि बहुत सारे महिलाओं को अब उससे बाहर कर दिया गया है, और दूसरा यह कि अभी बहुत सारे वेटिंग में भी है। ऐसे में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सरकार पर लापरवाही और जल्दबाजी का, घोटाले का, वह भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। सरबजीत सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सरबजीत, एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना महाराष्ट्र के लिहाज से, लाडकी बहन योजना, और अब उसके ऊपर यह तमाम विवाद किस ओर इशारा कर रहा है? ये योजना बहुत खास थी जीत दिलाने में बीजेपी को, और अब वही सवालों के घेरे में। जी, लाडकी बहन योजना पर लगातार सियासत जारी है। हालांकि जिस तरह से योजना पे पहले 2100 रुपए का जो है रुपए प्रति अपना महीना जो देने के लिए बात कही गई थी, जिसमें अब 1500 ही दिया जा रहा था, लेकिन अभी इस पर भी 1500 भी जो है वहाँ पर उन महिलाओं तक नहीं पहुँच रहा है। हालांकि इस पर सियासत किया जा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार है, और वहीं इस फंड को कहीं और ट्रांसफर करने का पर जो महायुति की जो सरकार है उस पर तंज कसा गया है। महाविकास आघाड़ी की जो महिला नेता है वो राज्यपाल से मिली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लाडकी बहन योजना का जो पैसा है उसे कहीं और फंड किया गया है, और इसी योजना के तहत जीत हासिल की थी। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये योजना लाई गई थी। हालांकि इस योजना पर लगातार तंज कसा गया है। जिस तरह से विपक्ष जब बजट पेश किया गया था, तब भी उस पर आरोप लगाया गया था कि महिलाओं को जो लाडकी बहन योजनाओं के तहत 2100 देने की जो बात कही गई थी, काफी फिलहाल वो बस जुमला था। हालांकि 1500 दिया जाएगा, लेकिन वो भी किस्त बराबर नहीं पहुंच रही है, जिसको लेकर पूरी तरह से मामला अब सियासत में गरमाया हुआ है। तो क्या कारण हो सकता है सरबजीत? क्या महाराष्ट्र तो काफी संपन्न राज्य है पैसों के लिहाज से, क्या फंड की कमी है, या उस फंड को जो आप कह रहे हैं डाइवर्ट कर दिया गया है, तो क्या जानबूझकर डाइवर्ट किया गया है ताकि इस योजना के ऊपर असर पड़ सके? क्या लोग बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर? जिस तरह से सियासत की जा रही है, जो लाडकी बहन योजना का जो जब एकनाथ शिंदे सीएम थे तब ये योजना लाई गई थी। हालांकि वो उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार भले ही बदल जाए, चेहरा भले ही बदल जाए, लेकिन योजनाएं अभी तक जारी रहेंगी। लेकिन योजनाओं में कहीं न कहीं जो है कमियां नजर आई हैं। फंड भी नहीं होने के कारण ऐसा बताया गया है कि योजना जो महिलाओं को जो वादे किए गए थे 1500 प्रति माह का, वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। हालांकि इसमें स्क्रूटनी जारी कर दी गई है। जो जिन महिलाओं को योजना पहुंचा जा रहा था, जो इसके लिस्ट में थे, अब उन्हें लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। स्क्रूटनी कर इस योजनाओं को कहीं ना कहीं महिलाएं नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार इसी बेस पर हमने सरकार को चुना था, और अब सरकार इस योजना को देने से इनकार कर रही है। ठीक है सरबजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड बंद का आज ऐलान किया गया है, और आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली बचाओ मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। शाम 6 बजे तक इस बंद का असर रहेगा। जेएलकेएम ने भी बंद का समर्थन किया है। इस दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर संगठन सड़कों पर उतरेंगे।
तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। आदिवासी संगठन मिलकर आज झारखंड बंद का ऐलान कर रहे हैं। सीरम टोली का रैंप विवाद है और उसके चलते आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है। हालांकि इस बंद का JLKM ने भी समर्थन किया है। तो झारखंड से जुड़ी यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड बंद का आज आह्वान किया गया है, ऐलान भी है ये, और आज शाम 6 बजे तक इसका असर भी रहेगा। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी अजय, क्या मुद्दा है, किस लिए यह बंद बुलाना पड़ा है आदिवासी संगठन को, सरकार की क्या तैयारियां हैं, कौन कौन इसके समर्थन में है, पूरी खबर बताइए। देखिए कुणाल, ये जो है डोरंडा सिमरटोली एक फ्लाईओवर है, तो वहाँ पे जो है इनका सरना स्थल है। वहाँ पर रैंप निर्माण को लेकर जो है ये आदिवासी संगठन जो है वहाँ विरोध जो है काफी लंबे समय से ये उनका विरोध चल रहा था। इसी कड़ी में जो है आदिवासी बचाओ मोर्चा की अगुवाई में जो विभिन्न आदिवासी संगठन जो है इसके विरोध में जो है आदि बंद का आह्वान किया है और बंद जो है सफल बनाने की कोशिश में लगेंगे। कारण इसका दो तीन जो कारण, जो सबसे अहम जो कारण था, जब डोरंडा में जब सिमरटोली जो फ्लाईओवर है तो वहां पे जब रैंप गिराया गया था, क्योंकि वो सरना स्थल था, तो वही उसी समय से लगातार विरोध हो रहा था। दूसरी तरफ उनका जो है उनकी जो प्रमुख मांगे हैं कि धार्मिक स्थल की जो है वो रक्षा की जाए। पेशा कानून जो है 1996 में नियमावली को राज्य में अविलंब लागू किया जाए। तो पेशा कानून पर भी पिछले कई दिनों से जो है झारखंड में राजनीति हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। दूसरी तरफ जो है आदिवासी संगठन ये एक और भी है कि जनगणना प्रपत्र में जो है ये जो कॉलम 7 में जो है सरना धर्म को जोड़ने की मांग जो है वो लगातार ये कर रहे हैं, आदिवासी संगठन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जनगणना में की जो प्रपत्र जो होती है वो केंद्र सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं। एक और भी है कि जो आदिवासी जमीन जो अधिग्रहण हो रहा है, तो इसके लिए भी इनका जो मांग है कि इसकी एक पुख्ता एक जो कानून बनाया जाए और उस पर कैसे क्या क्या हो सकते हैं, उसमें जो है बारीकियां जो है उस पर जोर देने की बात कही गई है। ठीक है, लेकिन काफी भेग है। इसी के सिलसिले में आज जो है बंद का आह्वान किया गया है। राज्य में जो है छिटपुट की घटनाएं तो हो रही हैं और सरकार भी पूरी तरह मुस्तैद है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। यह बैठक लोक भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है। 10 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है। अग्निवीरों को पुलिस और PAC में 20% आरक्षण मिलेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए यह एक बड़ी सौगात है। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 10 अहम फैसले लिए हैं। यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिसमें अग्निवीरों को योगी सरकार की तरफ से सौगात दी गई है। पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा पुलिस और PAC में। वहीं आगरा में दोस्तों के साथ नहाने गई 6 बच्चियों की डूबने की खबर आ रही है और यमुना नदी में इनके डूब जाने की सूचना है। इस सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंचे गोताखोर और ग्रामीणों ने बच्चियों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोरों ने 4 लड़कियों की डेड बॉडी बाहर निकाली, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है। घटना सिकंदरा के नगला स्वामी गांव की है। वहीं मुख्यमंत्री ने जनपद आगरा में हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी आदेश दिए हैं।
वहीं मथुरा के वृंदावन स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता आगरा मंडल के आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने की। इस बैठक में डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एमवीडीए उपाध्यक्ष एसबी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश, एसपी सिटी, पार्षदगण, स्थानीय व्यापारी, मंदिर के सेवायत और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना से संबंधित स्थानीय लोगों की आशंकाओं, समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना गया। एमवीडीए उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने इस महत्वाकांक्षी योजना की विस्तृत जानकारी साझा की और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में चल रही कार्रवाई की स्थिति से भी लोगों को अवगत कराया। हमारे संवाददाता गिरधर पचौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी गिरधर, इस पूरी बैठक में क्या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर सामने आई, क्योंकि ये मामला श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर भी जुड़ा था, जो लोगों को जाननी और समझनी चाहिए। जी बिल्कुल कुणाल जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस समय वृंदावन का जो विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर है वो सुर्खियों में बना हुआ है, जिसकी वजह है कि मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण। अगर हम मंदिर के कॉरिडोर निर्माण की बात करें तो सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत है कि मंदिर का कॉरिडोर बन जाए, जिससे कि वहां पर जो भीड़ का प्रबंध तंत्र है वो मैनेज हो सके, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अभी जो मंदिर का एरिया है बहुत कम है, इस वजह से वहाँ आए दिन घटनाएं भी होती हैं, कई लोगों की वहाँ पर दम घुटने से मौत भी हुई है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है कि वहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, जिससे कि जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबको बेहतर सुविधाएं दी जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसका पक्ष देखते हैं तो वहाँ की जो सेवायत गोस्वामी है, जो कि भगवान के प्राकट्य से ही उनका पूजा अर्चना करते हुए चले आ रहे हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का। उनका कहना है कि अगर ठाकुर जी के कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा या इसको सरकारी कर दिया जाएगा मंदिर को, तो हमारी जो धार्मिक और पारंपरिक परंपराएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसी को लेकर के अहम बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है। आगरा मंडल के आयुक्त हैं शैलेंद्र सिंह, डीआईजी हैं शैलेश पांडे और मथुरा जिले के डीएम और एसएसपी लगातार वहाँ के सेवायत और स्थानीय लोगों से वार्ता कर रहे हैं, उनसे लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जी कुणाल जी, और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कॉरिडोर बनाने के लिए सहमत हो जाएं। ओके, बहुत धन्यवाद आपका गिरधर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां मेरठ के मशहूर मीट कारोबारी और पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक की फैक्ट्री अल साकिब पर छापेमारी में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा की गई इस छापेमारी में पाया गया कि मीट फैक्ट्री में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पशुपालन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने मेरठ के हापुड़ रोड स्थित फैक्ट्री में छापा मारकर कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। जांच के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री में पशुओं के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ियां हैं। न केवल रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया है, बल्कि कई पशुओं पर आवश्यक जियो टैगिंग भी नहीं की गई थी। एंटीमॉर्टम प्रक्रिया वाले क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रस्तुत दस्तावेजों में पशुओं की संख्या में भी स्पष्ट अंतर पाया गया। यह पशु क्रूरता अधिनियम और फूड सेफ्टी मानकों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। तो पशु क्रूरता अधिनियम की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। मेरठ से जुड़ी यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व एमपी अखलाक की मीट फैक्ट्री में छापेमारी की गई है और लाइसेंस भी चेक किया गया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की बात भी सामने आई है। इस फैक्ट्री का नाम अल साकिब बताया जा रहा है और इस पर छापेमारी के बाद कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए हैं और गंभीर अनियमितताओं का आरोप भी अब लग रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।